उसके बाद है दास प्रथा। दास प्रथा क्या है ना कि दास का मतलब होता है गुलाम। गुलाम बना करके किसी भी कार्य को कराना, व्यक्ति को गुलाम बनाना, ये किसी भी दृष्टिकोण से सामाजिक में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रकार से कुरीतियाँ ही थी, ये एक प्रकार से कुरीतियाँ ही थी। तो इस कुरीति को दूर करने का प्रयास किसने किया? दास प्रथा के बारे में अगर बात करें तो मुगल काल में अकबर ने भी 1562 में दास प्रथा को जो है दूर करने का प्रयास किया गया। उससे भी पहले अगर चले जाएं दिल्ली सल्तनत में जो है फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने भी एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या होता था? दास विभाग, एक स्पेशल विभाग उन्होंने बनाया था दीवाने बंदगान, जिसमें दासों के कल्याण की बातें होती थी। दासों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके हितों के लिए वहाँ पर निर्णय लिए जाते थे। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है दासों के लिए बहुत काम किया, है ना। दास का प्रचलन, हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो रचना है प्राचीन काल में मौर्य शासन काल के दौरान, उसमें भी 9 प्रकार के भारत में दासों का उल्लेख किया गया है ना। उसके बाद भी दास प्रथा प्रचलित रहा, दासों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो फिर अकबर, दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है दासों के कल्याण, उनके हितों के लिए बहुत सारे कार्य किए। फिर 1562 में मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा को प्रतिबंध घोषित किया गया। फिर आगे चल करके जो है आपका जो कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में जो दासों का जो व्यापार होता था, खरीद फरोख्त, यहाँ से दास को खरीद कर विदेशों में बेचा जाता था गिरमिटिया मजदूर बना करके, जो ये इस चीज़ को जो है प्रतिबंध लगाया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर आगे चल करके 1833 के चार्टर एक्ट में भी ये कहा गया कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, यहाँ की सरकार, स्थानीय सरकार, और इस पर नियम बनाएगी। इस प्रकार से जो है स्थानीय नियम बनाएगी सरकार यहाँ की। तो 1833 में यह बात एक्ट में कह दिया गया था, चार्टर एक्ट में। फिर आगे चल करके, हालांकि इस समय 1833 के समय में कौन थे? तो आपका विलियम बेंटिक थे। तो विलियम बेंटिक भी पहला प्रयास किया था, जो है गवर्नर जनरल पहला जो है विलियम बेंटिक ही थे, जो दास प्रथा को भारत से प्रतिबंध करने के लिए प्रयास किया। लेकिन वो पूरी तरह से दास प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए। तो पूर्ण रूप से समाप्त करने की बारी आई तो उसका श्रेय जो जाता है वो जाता है एलन बरो को। किसको जाता है? एलन बरो को। लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरे भारतवर्ष से समाप्त कर दिया गया, उन्मूलित कर दिया गया। समझ में आ गया होगा। तो दास प्रथा के बारे में कौन कौन लोग प्रयास किए, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा भी जो है, विधवा को समाज में अभिशाप समझा जाता था, जिनकी पति के देहांत हो जाते थे और वो अगर जीवित है, वो महिलाएं जीवित होती थी तो जो समाज में उनको प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, है ना। वो सफ़ेद कपड़ा, बाल छिला देना, ये सब बहुत सारे कुरीतियाँ थी। तो इसको लेकर के ही सबसे पहले बंगाल में, है ना, जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लाया गया। तब विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जो है कैंपेनिंग के दौरान ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किए? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी को उन्होंने अनेकों पत्र लिखे कि इस कुरीतियाँ के प्रति उनका जो है ध्यान आकृष्ट कराया, और साथ ही साथ वहाँ के जो है वर्धमान के राजा महताब चंद को भी उन्होंने पत्र लिखा। तो पत्र लिखने का परिणाम यह हुआ, बार बार पत्र लिखा, एक बार नहीं, पत्र लिखने का परिणाम यह हुआ कि तब तक डलहौजी सुधार करना चाहते थे, तो डलहौजी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कैनिंग आए। तो कैनिंग ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक कठोर कानून बनाया, है ना, और जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह करने का एक अधिकार मिला, जिसको कहा गया, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। लॉर्ड कैनिंग के समय में, जब लॉर्ड कैनिंग पोस्ट पर आए ही थे गवर्नर जनरल बन के, तो उन्होंने इस चीज़ को एक अधिनियम का रूप दिया और कानूनी रूप से इसे वैध करार दिया, और कहा कि इससे जो पुत्र होंगे वह भी एक वैध पुत्र माना जाएगा, वैलिड पुत्र माना जाएगा। तो
इस तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित करवाने में मुख्य भूमिका निभाए कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के जो है सामाजिक सुधार नेता थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। संस्कृत के वो आचार्य भी थे, है ना। स्कूल कॉलेज भी उन्होंने अनेकों खोला। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बंगाल में। बंगाली भाषा के जो व्याकरण के रचयिता भी उन्हें माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित ये बातें हो गई। तो ये तो आपका बंगाल के क्षेत्र में था। पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जो कैंपेनिंग चलाने का श्रेय जाता है पश्चिम भारत इन द सेंस महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो महाराष्ट्र में जो है श्रेय जाता है वो जाता है D.K. कर्वे को। D.K. कर्वे, ये सवाल पूछा जाता है। D.K. कर्वे मतलब धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे जो है ये पश्चिम भारत में इनको जो है श्रेय जाता है। इन्होंने 1899 ईस्वी में जो है पुणे में एक विधवा आश्रम का भी स्थापना किया था, है ना, विधवाओं के हितों और उनके सम्मान, उनके कल्याण और उनके संरक्षण के लिए, है ना। तो ये चीज़ है। D.K. कर्वे ने खुद एक ब्राह्मण विधवा जो है विधवा महिला से विवाह किया था और इस कानून को जो है मानते हुए जो है विधवा पुनर्विवाह को लेकर के उन्होंने कैंपेनिंग चलाया था, उनके उत्थान के लेकर के, उनके हक और अधिकार को लेकर के। D.K. कर्वे को आगे चल करके भारत की सरकार 1955 में भारत की सरकार ने जो है नागरिक सम्मान जो होता है ना, भारत पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। फिर 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स निकलते हैं। तो पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के कैंपेनिंग चलाने वाले नेता का नाम क्या है? D.K. कर्वे। हालांकि स्त्री शिक्षा को लेकर के भी इन्होंने बहुत सारे इनका योगदान रहा है। 1916 में महाराष्ट्र में ही, पुणे में ही महिला शिक्षा को लेकर के महिला कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है ना। तो ये भी इनका जो है श्रेय जाता है। स्त्री शिक्षा को लेकर के भी इनको जो है एक योगदान का इनको श्रेय जाता है। तो ये बातें हैं इसमें। ठीक है ना। फिर दक्षिण भारत मद्रास की अगर बात करें तो मद्रास में जो है मद्रास में भी विधवा पुनर्विवाह को लेकर के एक नेता थे। उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा दक्षिण भारत में। उनका नाम था वीरेशलिंगम पुंटलू। ठीक है ना। तो वीरेशलिंगम पुंटलू ने भी जो है विधवा पुनर्विवाह को लेकर के दक्षिण भारत में कैंपेनिंग किए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में बना। किनके कहने पर, किनके द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाने पर? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाने पर। फिर सवाल पूछा जाएगा कि पश्चिम भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के किनके अथक प्रयास रहे? तो वो D.K. कर्वे के रहे। और दक्षिण भारत में पुंटलू के रहे, है ना, वीरेशलिंगम पुंटलू। अब आइए बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है कि जब विवाह को लेकर के और स्त्री और पुरुषों के उम्र का कोई भी सीमा नहीं था, उसमें बचपन में ही विवाह कर दिए जाते थे, उसकी कोई उम्र सीमा तय नहीं थी, तो उसमें बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जो कि एक कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी। इसे जिस समय में बच्चों को खेलने धूपने की उम्र होती थी उस समय विवाह कर दिया जाता था, उसको एक जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो इसलिए जो है ये कुरीतियाँ थी, इसको लेकर के जो है अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और उसको आधार बना करके, उनके कैंपेनिंग को आधार बना करके अंग्रेजों ने समय समय पर भिन्न भिन्न कानून बनाए बाल विवाह को लेकर के। तो मुख्य रूप से इसमें 3 कानून लाया गया बाल विवाह को लेकर के। तो बाल विवाह से रिलेटेड 3 कानून आया, तो वह कौन कौन कानून था इसको समझिए। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, इससे सवाल बनता है। तो पहला अधिनियम जो विवाह को लेकर के था, बाल विवाह को लेकर के था, वो था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह अधिनियम। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम, सिविल मैरिज एक्ट, ये 3 नाम से यह अधिनियम जाना जाता है। इसको लाया गया था 1872 में। उस समय नॉर्थ ब्रुक यहाँ के गवर्नर जनरल थे। नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे। अब इसमें किसके द्वारा कैंपेनिंग चलाए जाने पर यह लाया गया था? किनके अथक प्रयासों से अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट हुआ और इस अधिनियम को बनाया गया? तो वो थे केशव चंद्र सेन, है ना, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के नेता, है ना। जो है वो जो राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज थे, आगे चल करके 2 भाग में बट गया था। तो एक भाग का नाम ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और एक भाग का नाम जो है भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया, जिसके नेता केशव चंद्र सेन थे।
केशव चंद्र सेन जो है ने ही उनके अथक प्रयासों से ही जो है बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थब्रुक के द्वारा लाया गया, जिसमें डिफाइन किया गया कि स्त्रियों की जो विवाह करने की उम्र सीमा होगी, बालिकाओं की उम्र सीमा 14 वर्ष मिनिमम, और पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़का के लिए 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र का आयु का है तो उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था नेटिव मैरिज एक्ट। इसके बाद जो है एक विवाह सम्मति अधिनियम लाया गया 1891 में विवाह सम्मति अधिनियम 1891 में पारसी नेता जो है मालाबारी के सहयोग से, मालाबारी के द्वारा चलाए गए कैंपेनिंग के आधार पर, इसमें जो है विवाह सम्मति अधिनियम में उम्र की सीमा तय की गई 12 वर्ष। उम्र की सीमा क्या तय की गई? 12 वर्ष। लड़का और लड़की दोनों के लिए 12 वर्ष जो है उम्र की सीमा निर्धारित की गई। फिर इसके बाद अधिनियम आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, ठीक है। शारदा एक्ट आता है आपको 1929 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड इरविन जो है यहाँ के वायसराय होते हैं। अच्छा, ये जो अधिनियम विवाह सम्मति अधिनियम 1891 आया था, उस समय लैंसडाउन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, जिसको उसमें वायसराय कहा जाता था, ठीक है ना। शारदा एक्ट आया 1929 ईस्वी में, और इस एक्ट के समय में लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे, और किसके प्रयासों से? तो डॉक्टर हरिविलास सूरी के सौजन्य से, उनके कहने पर यह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। हरिविलास शारदा के कैंपेनिंग के द्वारा जो है यह शारदा एक्ट आया था, जिसमें जो है एज निर्धारित किया गया था लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष, ठीक है ना। तो ये है, तो यही सब कुछ फैक्ट्स निकलते हैं, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। तो विवाह से संबंधित 3 कानून, नेटिव मैरिज एक्ट, है ना, विवाह सम्मति अधिनियम और शारदा एक्ट, ठीक। तो शारदा एक्ट भी जो है आपका हो गया, ठीक है। अब स्त्री शिक्षा को लेकर के देखिए, स्त्री शिक्षा, स्त्री को पढ़ने का हक और अधिकार हालांकि प्राचीन काल में जो थी, लेकिन बीच में जो मध्य काल में है एक ऐसी कुरीतियां व्याप्त हो गई जिसमें महिलाओं को पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इसको लेकर के सबसे पहले जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रयास किया गया कि स्त्री को भी शिक्षा पाने का हक है, अधिकार है, और इस ईसाई मिशनरी के बैनर तले काम करने वाले जो है कुछ मेंबर्स जो है एक स्त्री तरुण सभा की स्थापना की, तरुण स्त्री सभा, जिसमें जो है जिनके सदस्य जी बैथून ने ही जो सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1849 में कलकत्ता में किया, ठीक है। इसके बाद जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बालिकाओं के उत्थान के लिए 35 विद्यालय खोले। कहाँ पर? तो बंगाल में। फिर धीरे धीरे जो है महिलाओं के उत्थान, उनके शिक्षा को लेकर के ज्योतिबा फूले जो पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते हैं, है ना, तो एक जातिगत आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं, तो उन्होंने भी स्त्री शिक्षा को लेकर के 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना पुणे में किया था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ लोग हैं जिनका जो है इसमें इस क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। D.K. कर्वे, पश्चिम भारत में अगर बात करें तो D.K. कर्वे भी, है ना, तो आपका जो D.K. कर्वे भी जो है महिला विद्यालय की स्थापना 1916 में किया था, महिला महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना, ठीक है ना। D.K. कर्वे बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कि जो है D.K. कर्वे ने वहाँ पर खोले थे मुंबई में, है ना। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, इस महिला विश्वविद्यालय का नाम था। 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की भी स्थापना हुई थी, महिलाओं के द्वारा की गई थी, महिला अपने हक और अधिकार की बातों को रखने के लिए। तो इस तरह से जो है समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं, उन सारी कुरीतियों को जो है अंग्रेज, जो यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं के अथक प्रयासों से चलाए गए आंदोलन को आधार बना करके अंग्रेजों ने अलग अलग नियम बना करके जो है इन कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और सामाजिक सुधार लाने की चेष्टा की। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर सुने भी होंगे तो अच्छा लगा होगा, भले कि अगर नोट न कर पाएँ तो, है ना, सुनने से भी बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो इस तरह से ये सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी में जो हुई, उसके बाद जो अनेकों कानून आए गए और इस सारे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का
प्रयास किया गया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए और जो है सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।